हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। पहले तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ऑलरेडी हमने हॉस्पिटल अटेंडेंट या ओटी असिस्टेंट के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऑलरेडी हमने हॉस्पिटल सर्विस से संबंधित 21 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आज हम 21 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने जो सिलेबस बताया था आपको, वो टोटल 42 टॉपिक बताया था। और इन 42 टॉपिक से एग्जामिनर कितना ही हार्ड पेपर बनाए, इन 42 टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने सारे जो टॉपिक है वो इसमें कवर किए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा। बाकी हमने 21 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किए, और ये टॉपिक हमने लगभग 10 दिन के अंदर कवर किए हैं। और बचे अब हमारे जो बच रहा है टाइम, वो 15 दिन का टाइम बच रहा है। और 15 दिन में हमारे को 21 टॉपिक इसके हॉस्पिटल सर्विस के कंप्लीट करने हैं। लास्ट में रिविजन भी मारना है एक बार, पास्ट रिविजन, वो भी आपको बताऊँ कैसे मारना है। अब इसमें जो हम जैसे बड़े टॉपिक होते हैं उनको हम एक एक कर लेंगे, उस दिन बड़ा होगा जिस दिन छोटे होंगे उसको दो एक साथ करेंगे। तो ऐसे हम लगभग लगभग इसको 10 दिन में कवर कर लेंगे। 10 दिन में कवर या 11-12 दिन में कवर कर लेंगे। फिर हमारे पास जो 3-4 दिन का टाइम बचेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं आपको एक पीडीएफ बना के दूंगा जिसमें फास्ट रिवीजन हो जाएगा। लास्ट 2 या 3 दिन में आप उसे पूरे कवर कर सको, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है ना, एम्स की आप एग्ज़ाम दे, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम वही है। उस सबसे कम जो टाइम देता है वो एमसी देता है। तो इसमें वो 1 महीने का टाइम है, पर 1 महीने का पूरा टाइम नहीं मिलता, 25 दिन का टाइम मिलता है लास्ट में। तो इसमें आप कैसे कवर कर, कितनी जल्दी कवर कर सको, इसलिए। और इसमें जितना जल्दी कवर कर लोगे उतना जल्दी, और कंपटीशन भी इसमें कम रहता है। बाकी एग्ज़ाम में देखो आप, भीड़ भरी हुई है। बाकी मैं बताऊँ, आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो क्या पढ़े क्या छोड़े, यूट्यूब पर और क्लासें आ रही हैं उनको पढ़े या आपका कौन जो मैटर है वो पढ़े। तो आपको बता दूं कि मैंने जो 42 टॉपिक बताए ना, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर क्लास नहीं देखते हो, सिर्फ क्वेश्चन वगैरह मैं डाल देता हूँ पीडीएफ, वो देखते हो, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। फिर आप खुद को दोष देना, मेरे को मत देना, खुद को देना। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर भी रेगुलर क्लास ले रहे हो, क्योंकि वहाँ थोड़ी कंप्लीट हो जाती है यूट्यूब वीडियो में, और क्योंकि छोटी छोटी वीडियो तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और वहाँ जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ उससे क्या प्रैक्टिस हो जाती है एक तरीके से, और आपको पता लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से रिपीट होते हैं, पिछले जो आए हुए क्वेश्चन ना वो रिपीट होते हैं। दूसरी बात, सिलेक्शन जो दिलाएगा ना आपको, वो 80 नंबर का जो वेटेज आएगा, 75 से 80 नंबर का जो वेटेज आएगा ना हॉस्पिटल सर्विस समिति, वो ही सिलेक्शन दिलाएगा। अगर उसे आप उसमें से अगर क्वेश्चन गलत कर देते हो ना आप, तो सिलेक्शन आप नहीं ले सकते। ये एक ही मजबूत पार्ट है। तो इसे अच्छे से कवर करना है। जैसे मैंने 2 टॉपिक मैं रोज़ करवा देता हूँ जैसे, तो उसको क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 15 मिनट की वीडियो होती है, 20 मिनट की वीडियो होती है, तो उसे देख लिया करो। कम से कम एक वीडियो को 3 से 4 बार देखो, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से पढ़ेंगे। थ्योरी ज़रूरी है, पहली चीज़ है थ्योरी। आप सोचो कि मैं क्वेश्चन देख लूँगा हो जाएगा ना, थ्योरी ज़रूरी है। थ्योरी आपको देखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, 80 नंबर का अगर आपका मजबूत हो जाएगा ना, और रिवीजन बार बार रिवीजन करोगे, उसी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। बाकी यूट्यूब पर कहीं भी उठा के देख लेना, या फिर कोर्स वगैरह जो चला रहे हैं 1000-1500 रुपये में कोर्स ले रहे हैं, 1 महीने का क्या सिखा देंगे वो आपको 1 महीने में, जो आप 1500 रुपये दोगे उनके 1000 रुपये दोगे, कुछ भी कवर नहीं करा पाएंगे। आपको पूरे जो टॉपिक हैं वो भी कवर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनके अदर भी कोर्स चलते हैं। और मेरे पास ओनली बस हॉस्पिटल अटेंडेंट ओटी असिस्टेंट के जो भी बच्चे हैं वही हैं बस। और वो जो चीज़ फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ ना, उसकी वैल्यू कम होती है। तभी आप लाइक नहीं कर देखते, 200 300 400 व्यूज़ आते हैं, लेकिन लाइक कितने आते हैं? 15 16 20, बस इतने ही आते हैं। तो उस इससे मेरे भी एक थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि चलो जो 15 भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, और इन 15 का भी अगर सिलेक्शन होता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो कमेंट्स करते हैं रेगुलर, जो लाइक करते हैं, वो मेरी नज़रों में रहते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ, तो नज़रों में रहता है। तो उनसे मैं ज़रूर मिलूँगा, पेपर एक बार हो जाए उनसे मैं ज़रूर मिलूँगा। बाकी अच्छे से मेहनत करें तो सिलेक्शन भी होगा, 100% होगा। बाकी सपोर्ट किया करो। अगर खुद पे विश्वास, जो आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहा है इतना मैटर, और फ्री में आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, जो आपसे एक पैसा नहीं ले रहा, जिससे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, और फिर भी वो आपको इतना मैटर तैयार करके दे रहा है फ्री में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखना पड़ता है पूरा, हर चीज़ थ्योरी में भी एक एक चीज़ छांटनी पड़ती है क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैं भी बुक बाज़ार से बुक ले आऊँ और आपके सामने रख दो थ्योरी पूरी, एक टॉपिक के 20 पेज, पढ़ ही नहीं पाओगे आप इस कम टाइम में, 15 दिन में कवर ही नहीं कर पाओगे, 10 टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे आप। लेकिन छांटना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप इस मेहनत को अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऊपर भगवान देखता है, पेपर आप भी देने जाओगे। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका अच्छा हो। चलो आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हमारा जो हो जाएगा ना, वो बॉडी मैकेनिक्स,
यानी शरीर यांत्रिकी, यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओटी असिस्टेंट वालों के लिए तो है ही। शरीर यांत्रिकी, इसमें क्या करना है, जैसे आपको हॉस्पिटल वगैरह में आप काम करोगे, किसी पोस्ट पे लग गए आप, तो आपको किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जैसे क्या होता है गलत तरीके से हम शरीर को काम में लगाते हैं, तो जैसे कमर दर्द होने लग जाती है, पैरों में दर्द होने लग जाता है, तो उनसे किस तरीके से हमको नीचे झुकना है कोई चीज़ को उठाने के लिए, किस तरीके से हमें घूमना है, किस तरीके से खड़ा होना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सीधा सा थ्योरी पैटर्न का टॉपिक है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। दूसरी हम बात करें, दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉइजनिंग, विष या जहर जिसे बोलते हैं। उसमें जैसे फूडिंग पॉइजनिंग हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। दूसरा जैसे सर्फ वगैरह काट लेता है, उससे क्या बचाव है, तुरंत प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए। अच्छे टॉपिक हैं दोनों, क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी मैकेनिक्स को हम बोल सकते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। और पेशेंट ट्रांसफ़र को हम बोल सकते हैं रोगी स्थानांतरण। आगे हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें जो इम्पोर्टेंट है। बॉडी मैकेनिक्स करता है शरीर के अंगों को सही प्रकार से चलाना, उठाना, मुद्रा बनाए रखना ताकि चोट से बचा जा सके। बॉडी मैकेनिक्स का मैंने बता दिया कि सही तरीके से शरीर को किस तरीके से काम ले, किसी वस्तु को उठाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सीधे नहीं झुकेंगे, कमर से नहीं झुकेंगे, कमर से बार बार झुकेंगे तो कमर में दर्द होने का खतरा रहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले आराम से नीचे बैठेंगे और उसके बाद उस वस्तु को पकड़ेंगे, उसके बाद सीधे ऐसे कैसे खड़े होंगे उस वस्तु को, ऐसा नहीं कमर सीधा बैठे भी नहीं और कमर झुका के सीधा ऐसे ही नीचे झुक के उठा लिया, तो बार बार इससे कमर में दर्द के चांस हो जाते हैं। शारीरिक क्रियाओं के सिद्धांत, शारीरिक क्रियाओं के सिद्धांत क्या हैं, जैसे बॉडी मैकेनिक्स के जो नियम हो क्या है, सिद्धांत क्या हैं। पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें, यानी हमें खड़ा कैसे होना है, जैसे पैर जो होते हैं ना वो कंधों की चौड़ाई के जितने गैप होना चाहिए दोनों पैरों के बीच, सही खड़ा, क्योंकि इस तरीके से खड़े हों तो कितना ही वजन हम हाथ में पकड़े तो गिरने का चांस नहीं रहता। कमर नहीं घुटनों से झुकें, मैंने बता दिया कमर से नहीं झुकना, कभी भी घुटनों से झुकना है। वस्तु को अपने शरीर के पास रखें, ऐसा नहीं कि हम काफ़ी दूर खड़े हैं, हमारा हाथ भी नहीं पहुंच रहा और आगे झुक के हम वस्तु को उठा रहे हैं तो गिरने के चांस रहते हैं। आराम से उस वस्तु के पास जाएंगे, आराम से नीचे बैठेंगे, उस वस्तु को पकड़ेंगे, उठाएंगे, सीधे सीधे खड़े होंगे, ऐसे करना है। दो से कभी वस्तु को अब नहीं पकड़ना है। शरीर को घुमाने से बचें, एक दूसरा ऐसे जैसे साइड में किसी वस्तु को, इधर जैसे आपने उत्तर साइड मुँह कर रखा है और आपको दूसरी साइड से किसी वस्तु को उठाना है, तो ऐसे नहीं कि हमने ओनली ऊपर के शरीर को घुमा लिया ऐसे कैसे, या हाथों को घुमा लिया, ऐसे नहीं करना, पूरे शरीर को हमें घुमा के फिर उस वस्तु को उठाना है। उठाने में पैरों की मांसपेशियों का उपयोग करें, बिल्कुल बता दिया। खींचने की बजाय धकेलें, कोई भी जैसा सामान वगैरह कुछ भी है तो उसे हमें क्या करना है, उसे खींचना नहीं है, आगे से नहीं खींचना, उसे पीछे से धकेलना है। ये इसके क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। इस तरीके से हमें हॉस्पिटल में काम करना है। ये प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। आगे हम बात करें महत्व कि बॉडी मैकेनिक्स का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है कर्मचारी और रोगी की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सही तरीके से हम बॉडी मैकेनिक्स की तरह अच्छे से नियमों के अनुसार चलेंगे तो रोगी की भी सुरक्षा रहेगा, क्योंकि हम नहीं गिरेंगे तो रोगी भी नहीं गिरेगा, तो उसकी भी पूरी सुरक्षा रहेगी। थकावट कम आएगी, मांसपेशी और रीढ़ की चोट से बचा जाएगा, लंबी अवधि में स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये इसके क्या हो गए, महत्व हो गए, इसलिए ज़रूरी होता है बॉडी मैकेनिक्स। अब बात करें हम रोगी स्थानांतरण तकनीक। रोगी स्थानांतरण तकनीक, पेशेंट ट्रांसफ़र टेक्निक्स, रोगी स्थानांतरण तकनीक। अब हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं। रोगी स्थानांतरण करता है रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से ले जाना, जैसे बिस्तर से व्हीलचेयर में ले जाना, इसे रोगी स्थानांतरण कहते हैं। अब रोगी स्थानांतरण के जो प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे बिस्तर से व्हीलचेयर जो होता है ना, जैसे अपाइज की जो बैठ कर जो चलाते हैं ना, अपाइज जो कोई भी होता है या किसी पैर वगैरह पे लगी वो चल नहीं सकता, तो उसको क्या होता है, जो व्हीलचेयर पर बैठा के ले जाते हैं, एक पीछे से बंदा धक्का दे के चलाता है, तो वो व्हीलचेयर होती है। तो बिस्तर से किसी को व्हीलचेयर पर बैठाना है तो ये भी क्या है, एक रोगी स्थानांतरण की, रोगी को एक जगह से दूसरी ले जाने का एक प्रोसेस है। व्हीलचेयर पे बैठा के हमने शौचालय लेके गए, उसको टॉयलेट लेके गए। स्ट्रेचर से बिस्तर, स्ट्रेचर जैसे दिखाओगे आपने, स्ट्रेचर क्या होती है, जैसे स्ट्रेचर एक तो जैसे छोटी भी होती है, जैसे दो आदमी एक आगे से पकड़ता है एक पीछे से पकड़ता है और किसी पेशेंट को सुला कर फिर ले जाते हैं। एक जिसके नीचे टायर वगैरह होते हैं 4, वो उस प्रकार की भी होती है। स्ट्रेचर से किसी को भी बिस्तर है, कोई चल नहीं सकता तो उसको जो स्ट्रेचर होता है उसको ऊपर से सुला कर फिर ले जाते हैं। सार के साथ चलाना, एक कोई चल नहीं सकता तो उसे
उसको जैसे सहारा दे के पेट चलाना। तो ये क्या होते हैं, ये मैंने रोगी स्थानांतरण के प्रकार हैं। आगे हम बात करें उपकरण कि रोगी स्थानांतरण में पेशेंट ट्रांसफ़र में क्या क्या उपकरण हमें जनरली जो काम आते हैं सबसे ज़्यादा। एक तो व्हील चेयर होगी, एक स्ट्रेचर हो गई, एक स्थानांतरण पट्टा होगा। स्थानांतरण पट्टा भी एक होता है जिसमें जिस कमर के बांध देते हैं और उससे आसानी से पकड़ने में हेल्पफुल रहता है, वो रोगी की होता नहीं है। स्लाइड बोर्ड, एक स्लाइड बोर्ड होता है, जैसे वह जो स्ट्रेचर होती है ना उस टाइप का ही होता है वो, लेकिन इसके टायर वगैरह नहीं थे, एक कपड़े का होता है स्लाइड बोर्ड। तो उसमें क्या होता है, जैसे रोगी को जिस बेड से उसको उसी के ऊपर से घुमा पलट के सुला देते हैं और फिर आराम से दो आदमी पकड़ के ले जा सकते हैं। मशीन द्वारा उठाना, एक मशीन भी होती है, उसके द्वारा भी हम रोगी को उठा सकते हैं, ये न्यू टेक्निक है। तो ये क्या हो गई, ये उपकरण हो गए। इनकी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा प्रॉपर, ये लास्ट में दिखा दूंगा। आगे हम बात करें स्थानांतरण की सामान्य प्रक्रिया क्या है। स्थानांतरण किसी का हम पेशेंट को एक दूसरे से, जैसे दूसरे वार्ड में ले जा रहे हैं या दूसरी मंजिल में ले जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पहले ऐसे नहीं कि रोगी को पास गए उसे डायरेक्ट जाके उठा लिया, ऐसा नहीं है। पहले रोगी के पास जाएंगे, आराम से बात करेंगे, उसे प्रक्रिया समझाएंगे, हम आपको इस तरीके से यहाँ ले जा रहे हैं, पूरा प्रोसेस समझाना है। उचित बॉडी मैकेनिक्स का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। व्हील चेयर स्ट्रेचर के प्रयोग को लोग करेंगे, जैसे व्हील चेयर स्ट्रेचर पर हम लेके जा रहे हैं, तो जैसे कोई बेड है उसके पास हमने व्हील चेयर स्ट्रेचर को खड़ा कर दिया, तो ऐसा नहीं कि बिना लोग नीचे से जो टायर होते हैं ना उनके वो लॉक होते हैं, ऐसे नहीं उसको लॉक भी नहीं किया और हमने डायरेक्ट बैठाने लगे। अगर डायरेक्ट बैठाने लगे वो आगे खिसक गई पीछे खिसक गई तो जो मरीज है वो गिर जाएगा, तो इसलिए उनको लॉक करना ज़रूरी है बैठाने से पहले। रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करें, बिल्कुल उसकी सेफ्टी के साथ उसे ले जाना है। आवश्यकता अनुसार सहायक व्यक्ति या उपकरण का उपयोग करें। आवश्यकता जैसे हमें किसी के पैर के लगे तो हमें जो है व्हील चेयर का प्रयोग करेंगे, और जैसे अदर बॉडी में लगी तो हम उसे स्ट्रेचर पर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आवश्यकता अनुसार हमें उपकरण का प्रयोग करना है। रोगी की आरामदायक स्थिति सुनिश्चित करें, मतलब रोगी किस पोजीशन में आरामदायक रहेगा। जैसे कोई फेफड़े का मरीज है, कोई हृदय रोग से संबंधित है, तो उसको अलग पोजीशन से लेके जाएंगे। पोजीशन मैंने पेशेंट पोजीशन आपको ऑलरेडी करवा रखा है, उसमें मैंने ऑलरेडी सबको बता रखा कि कोई हृदय से संबंधित कोई रोगी है तो उसको किस पोजीशन में रखेंगे। तो वो आप वीडियो ज़रूर यूट्यूब पे जाके देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आरामदायक स्थिति सुनिश्चित करेंगे, किस आरामदायक स्थिति में हमें उसे ले जाना है। अब सावधानियाँ क्या करनी है, इसमें सावधानी क्या क्या, देखो रोगी को गिरने से बचाएं, बिल्कुल ये सावधानियाँ बरतनी है कि रोगी को गिरने से बचाना है। स्थानांतरण से पहले हाथ धोने, खुद की सेफ्टी के लिए, रोगी की सेफ्टी के लिए। स्थानांतरण से पहले मरीज के हाथ लगाने से पहले हमें क्या हाथ बिल्कुल सैनिटाइज करना है और उसको ले जाने के बाद वापस हाथ सैनिटाइज करना है। अचानक मूवमेंट से बचें, अचानक कोई भी काम नहीं करना, आराम से समझाना है, उसके बाद धीरे धीरे काम करना है। यदि रोगी बेहोश है तो कम से कम 2 घंटों की 2 लोगों की सहायता लें। रोगी बेहोश है तो हम अकेले नहीं ले जा पाएंगे, 2 लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं, ये थोड़ी सी इमेज है, इसमें देखो व्हील चेयर की आपको इमेज दिख रही होगी, इस तरीके से व्हील चेयर होती है। और ये आपको नीचे दिख रहा होगा स्ट्रेचर इस टाइप का होता है, जैसे नीचे टायर वगैरह होते हैं, ये लॉक होते हैं। आगे हम बात करें, ये होता है जो मैंने आपको बताया था स्थानांतरण पट्टा जो होता है ना, ये इस तरीके से होता है। देखो इसको जैसे कमर के बांध देते हैं पेशेंट के, और फिर साइडों में से आराम से दो कोई भी हॉस्पिटल अटेंडेंट या ओटी असिस्टेंट पकड़ के ले जा सकते हैं। आगे हम बात करें स्लाइड बोर्ड की मैंने बताया था, जैसे ये मरीज़ है इसको स्लाइड बोर्ड पर लेटा रहे हैं, इस तरीके से स्लाइड बोर्ड होता है। और ये होता है मशीन द्वारा उठाना, देखिए ये मशीन है और ये रोगी को जैसे कैसे उठा रही है, देखो उठा के देखो व्हील चेयर पर बैठा रही है, तो इस तरीके से मशीन द्वारा उठाया जाता है। तो देखो इमेज द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, विषाक्तता यानी पॉइजनिंग। पॉइजनिंग बोल दो या विषाक्तता बोल दो, एक ही बात है, पॉइजनिंग या विषाक्तता। आगे हम बात करें इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। विषाक्तता या पॉइजनिंग एक ऐसी स्थिति है जब कोई हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश कर जाता है, चाहे वह खाने के द्वारा शरीर में प्रवेश करे कोई विषैला पदार्थ, सांस के द्वारा प्रवेश करे, इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश करे या त्वचा के द्वारा अवशोषण किया जाए। ये एक विशेष जो विषाक्तता है ना पॉइजनिंग, इसकी ये क्या है, प्रकार है। इस तरीके से क्या होता है, जो हानिकारक जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कर सकता है, खाने के द्वारा, सांस के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, त्वचा के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, इनके द्वारा प्रवेश कर सकता है शरीर में। अब विषाक्तता के प्रकार कौन से होते हैं, अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। विषाक्तता के प्रकार कौन से होते हैं, विषाक्तता के प्रकार में जैसे फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता होती है,
ड्रग पॉइजनिंग यानी दवा विषाक्तता होती है, और केमिकल पॉइजनिंग रासायनिक विषाक्तता होती है, एल्कोहल पॉइजनिंग शराब विषाक्तता होती है। यानी इनके द्वारा शरीर में विषैला पदार्थ जा सकता है। गैस पॉइजनिंग जैसे CO2 ये खतरनाक गैसें होती हैं, गैस विषाक्तता होगी। स्नेक या इंसेक्ट पॉइजनिंग यानी स्नेक का मतलब सांप हो गया, और इंसेक्ट यानी कीड़े, तो सांप या कीड़े के जहर से भी विषाक्तता शरीर में हो सकती है। ये क्या हो गए 6 मैंने इसके प्रकार बता दिए कि इस तरीके से विषाक्तता के ये प्रकार होते हैं, और इस तरीके से शरीर में प्रवेश करता है। आगे हम बात करें कीटनाशक विषाक्तता, ये पेस्टिसाइड पॉइजनिंग एक कीटनाशक विषाक्तता भी होती है। ये 7 इसके प्रकार होते हैं। आगे हम बात करें, एक बार किसी के भी याद नहीं रहता, कम से कम वीडियो को हर कैंडिडेट 3 से 4 बार देखा तो कभी नहीं भूलोगे। और ये थ्योरी की क्लास जो क्वेश्चन देता हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। शरीर में प्रवेश के रास्ते, किस किस तरीके से शरीर में विषाक्तता प्रवेश करती है। मुँह से, जैसे गलती से जहरीली चीज़ खा ली हमने, मुँह से होगी। सांस के द्वारा जैसे जहरीली गैसें होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह ये जहरीली गैसें होती हैं। इंजेक्शन के द्वारा जैसे नशे की दवाएँ लेती हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा। त्वचा से जैसे कीटनाशक त्वचा पर गिरना, कोई भी कीटनाशक है, कोई भी जहरीला कोई पदार्थ हो त्वचा पर गिर गया, इन्फेक्शन वगैरह हो गया, इनके द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। अब लक्षण क्या होते हैं, जैसे पॉइजनिंग हो गई तो किस हमें कौन कौन सा लक्षण हो सकता है। जैसे अब जो आपको ये साइड में दिख रहा है ना, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ओनली इस पर ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे हमें उल्टी आएगी, मतली आएगी, पेट दर्द होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, चक्कर आना, बेहोशी, दौरे पड़ना, मुंह के चारों ओर जलन, आंखों की पुतली का आकार असामान्य होना, मुंह से अजीब गंध आना, ये क्या हो गई, इनके लक्षण हो गए। ये लक्षण होते हैं, उल्टी हो गई, मतली हो गई, पेट दर्द हो गया, सांस लेने में कठिनाई होगी, चक्कर आना, बेहोशी, दौरे पड़ना, मुंह के चारों जलन, आंखों की पुतली का आकार असामान्य, मुंह से अजीब गंध आना, ये इसके लक्षण हो गए। अब चलो हमें किसी को विषाक्तता होगी तो एंड टाइम पे हमें फर्स्ट एड में क्या यूज़ करना है, क्या क्या उपचार करना है। बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी नहीं कराएं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये हमें नहीं करना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के हमें उल्टी नहीं कराना है। चाहे कोई सा भी पॉइजनिंग उसने खाया हो, कुछ भी किया हो, बिना डॉक्टर की सलाह में उल्टी नहीं कराना है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। आगे हम बात करें जनरल फर्स्ट एड स्टेप्स, यानी सामान्य में फर्स्ट एड के रूप में क्या क्या हमें करना है, क्या क्या प्रोसेस हमें करनी है। जैसे खुद को और पीड़ित को सुरक्षित करें। जैसे कहीं भी जहरीली गैस वगैरह फैल गई, देखो अमोनिया गैस फैल गई या CO फैल गई, कार्बन मोनोक्साइड, कहीं भी जहरीली गैस फैल गई, तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उसमें घुस गए या रूम में कोई जहरीली गैस फैल रही तो हम भी वहीं बेहोश हो जाएंगे। पीड़ित तो वहाँ पहले से पड़ा है, हम भी हो गए, तो हमें प्रॉपर हमें मुँह को बंद करके फिर जाना है। दूसरी बात, जैसे जहरीला वगैरह सांप किसी को काट लिया, तो ऐसा नहीं कि वो सांप वहीं है उसको काट रखा है जाके, तो पहले उसको दूर करना है, फिर उसको रोग को वहाँ से उठाना है। तो पहले खुद को सुरक्षित करना है, फिर मरीज को सुरक्षित करना है, फिर वहाँ से उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। इस तरीके से खुद को और पीड़ित को सुरक्षित करें। अगला टॉपिक, अगला जो स्टेप है, जहर की पहचान करें। जैसे दवा बोतल आदि, जैसे हमने देख लिया कि क्योंकि डॉक्टर को बताना ज़रूरी है कि कौन सा इसने जहर खाया या कौन सा इसे पॉइजनिंग हुआ है, तो इसलिए हमें रोगी को पहले तो सुरक्षित करना है, उसके बाद हमें क्या खाया है इसने, किस फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर ड्रग पॉइजनिंग हुई है, क्या हुई है इसे, तो उसकी पहचान करेंगे। अगर ड्रग पॉइजनिंग हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है, तो उसको थोड़ा सा एक सैंपल के रूप में रखेंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। 108 या डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर 108 को या डॉक्टर को कॉल करेंगे। रोगी को शांत रखना, मतलब उसको सांत्वना देना कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। श्वास और नाड़ी की जाँच, उसकी श्वास की और नाड़ी की जाँच करते रहें कि वो बंद नहीं होनी चाहिए। अगर रोगी बेहोश है तो रिकवरी पोजीशन में रखें। अगर रोगी बेहोश है बिल्कुल, तो उससे रिकवरी मतलब उसे जैसे उसको प्रॉपर उसके जो प्रॉपर है वो CPR वगैरह देते रहेंगे, अदर कोई प्रोसेस है वो करते रहेंगे, मतलब उसको रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। तो ये इसकी क्या होगी, स्टेप हो गए जो हमें फर्स्ट एड के रूप में करना है। अब जनरल फर्स्ट एड स्टेप मैंने बता दिया आपको। आगे हम बात करें कुछ विशेष जहर के लिए। देखो कुछ विशेष जो पॉइजनिंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। जैसे एसिड या एल्केलाई, एसिड या एल्केल। तो एसिड या एल्केल में क्या होता है, जैसे किसी ने एसिड खा लिया तो इसमें पानी से मुँह धुआएं, उसको पानी से मुँह धुपाना है और दूध उसे दूध दे सकते हैं, लेकिन उल्टी नहीं करानी है। ये चीज़ हमेशा याद रखना एसिड के या एल्केल के टाइम में।
पानी से मुँह धोआएंगे और दूध दे सकते हैं, लेकिन उल्टी नहीं कराना है। एल्कोहल उसने खा लिया तो क्या करेंगे, श्वसन और चेतना की निगरानी रखेंगे कि कब उसको चाहिए तो उसकी श्वसन जो है प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही, इसकी जांच करेंगे। आगे हम बात करें पेस्टिसाइड यानी साफ़ हवा दें। पेस्टिसाइड यानी साफ़ हवा देंगे, कपड़े बदलेंगे, उल्टी कराना कुछ मामलों में ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह लेके वो कराना है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO खुले वातावरण में ले जाएंगे, जहाँ साफ़ वातावरण हो, अच्छी ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन देंगे। स्नेक बाइट यानी सांप ने काट लिया तो क्या करेंगे, प्रभावित अंग को हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल एक जगह रखेंगे और तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। किसी बाबा जी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा अस्पताल ले जाना है। ये हो गए इसके क्या हो गए, जो फूड पॉइजनिंग है इसके क्या हो गए, प्रकार हो गए, और ये हमें प्रोसेस करना है। आगे हम बात करें रोकथाम। हमें क्या क्या रोकथाम करनी चाहिए कि किसी को पॉइजनिंग नहीं हो या विषाक्तता नहीं हो। जहरीले पदार्थों को बच्चों से दूर रखें, बिल्कुल जहरीले पदार्थ जो होते हैं, जो जहरीले पदार्थ दवाई वगैरह होते हैं, उनको बच्चों से दूर रखना है। दवाइयों को लेबल करें और सही तरीके से रखें। कोई भी जैसे जहरीली वगैरह कोई दवाई वगैरह है तो उसको अच्छे से उसके ऊपर पूरी जो है डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए कि क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, ये हानिकारक है। कीटनाशकों और रसायनों को बंद डिब्बों में रखें। गैस उपकरणों की नियमित जांच करें। घरेलू सफाई उत्पादों को सावधानी से उपयोग करें। ये इसके क्या हो गए, रोकथाम हो गई। आगे हम बात करें प्रमुख विसर्ग कि कौन कौन से जो विषहर होते हैं। विषहर का मतलब होता है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स का मतलब होता है कि देखिए किसी को सांप ने काट लिया तो उसका जो शरीर में वो विष हो गया, विष फैल गया, तो विष फैलने के लिए हम एंटी विष की हम क्या उसकी दवाई देंगे। तो इस तरीके से कौन कौन सी दवाई होती हैं। पॉइजन में होता है एंटीडोट यानी विषहर। ओपियोड्स ये में नालोक्सोन होता है। पैरासीटामोल में N-एसिटाइलसाइस्टीन होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में एट्रोफाइन होता है। मेथेनॉल में एथेनॉल होता है। आयरन में डिफ्रेक्सेमाइन होता है। स्नेक में होता है एंटी स्नेक वीनस, ASV एंटी स्नेक वीनस होती है। तो आपको प्रॉपर जो याद रखना है वो ज़्यादा आपकी याद नहीं रहेंगे, ये नाम ऐसे है। तो एक तो आपकी स्नेक का याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको एक पॉइजन का याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको बता दो इसमें बस ये 2 याद रख लेना, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं रख पाओगे ज़्यादा, ये 2 याद रख लेना। आगे हम बात करें निष्कर्ष कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। पॉइजनिंग एक आपातकालीन स्थिति है, बिल्कुल आपातकालीन स्थिति है, जो त्वरित और सही प्राथमिक उपचार से रोगी की जान बचा सकती है। इस विषय का ज्ञान न केवल मेडिकल स्टाफ बल्कि आम जनता के लिए भी आवश्यक है। मेडिकल स्टाफ और आम जनता को प्रॉपर थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए पॉइजनिंग के बारे में। तो हमारे दोनों टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गए, और इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट्स हो तो आप ज़रूर बता देना, और खुश रहा करो, मस्त रहा करो और सपोर्ट किया करो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और ईमानदारी से जितने भी कंटेंट देखते हो लाइक ज़रूर करना। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, धन्यवाद।